आज का हमारा लेक्चर है क्लास 12 का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट का। तो आज से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के ए ब्रांच क्या, उसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन क्या करता है। ओके, तो सिंपल है कि करंट कैसे जनरेट होता है, क्यों करंट बनता है, वो हम पहले मीन्स के वो पहले हम देखते हैं। पहले सिंपल सा क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। सिंपल है कि अब अभी तक हमने जो चैप्टर है, जो चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 1 और 2 में क्या होता है कि चैप्टर 1 और 2 में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, स्टेबल होता है। जब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, स्टेबल होता है, तब कैसी बात होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों क्या आता है, तब क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझिए, जब इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल होता है। हमारे जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का कभी हमने मोशन के बारे में नहीं बात की है। हमने क्या वहां क्या बात की, ओनली स्टेबल इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात की है। जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है तब कौन से फोर्स लगता है, उसका क्या, उसका पोटेंशियल क्या होता है, वो ही बात की। हमने वहां पे कोई बात नहीं की कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, किसमें होता है, मोशन में, तब क्या होता है, हमने उसके बारे में कोई बात की नहीं की है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तभी करंट जनरेट होता है, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो हमें फैन है, जो मीन्स के आप XYZ सभी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा मीन्स के जो सभी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो किसके, जो हमारी सभी अप्लायंस है वो किससे चलती है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तभी क्या होता है, करंट जनरेट होता है। ओके, तो सिंपल एक समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, तो वो 2 काइंड ऑफ मोशन करता है। तो पहला तो कैसा आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले तो कैसा करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी एक होती है, और सेकंड क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी है और वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी मींस क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ। कैसे बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटेड मींस क्या होता है, उसमें एक्सीलरेशन जनरेट होता होगा, तभी उसमें क्या होता है, वेरिएबल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ होगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी मिलती है तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब। ओके, और जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तब क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी होती है तब क्या होता है, हमारा सिंपल समझ लीजिए कि जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तब हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। क्या मिलता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। अभी हमारा जो चैप्टर है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन तो करता होगा, पर वो क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। पर जब हम इलेक्ट्रॉन क्या है, अब जब हम जब हम इलेक्ट्रॉन इन मोशन में तो उसकी क्या होते हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो पहला क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, दूसरा क्या होता है, वेरिएबल वेलोसिटी। ओके, तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है, तो वेरिएबल वेलोसिटी में कौन सी ब्रांच आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली ब्रांच आती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ब्रांच। अब जो हमारे जो अगले 2 चैप्टर थे वो मैंने आपको बताया कि वो कैसे थे चैप्टर, उसमें कोई वो सिंपल जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके लिए क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया, बोलते हैं इसको इलेक्ट्रो
अब हम क्या देखते हैं, हमारा इसके सिंपल सा है, तो हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब और एक बात बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिक इसके जब करंट क्या होता है, इसके इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब इसके इलेक्ट्रिक करंट होता है तो सिंपल समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है तब क्या आता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। कैसे होती है वेलोसिटी, कांस्टेंट। पर जब मींस क्या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, क्या आता है इलेक्ट्रो, तो क्या होता है वेरिएबल मींस के जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी मींस के क्या होती है चेंज, वेलोसिटी में चेंज होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, क्योंकि वहां पे क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, इसलिए क्या होता है एक्सेलरेशन होता है इसलिए। तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये हमारा अभी का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक करंट में देखते हैं। आपने देखा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का करंट इलेक्ट्रिक करंट का जो भी बोलो क्या है सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं है। ओके, अब तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, रेट ऑफ, सिंपल समझ लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, जो चार्ज में जो चेंजेस होता है, चार्ज के फ्लो में जो चेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ पे देखो मैंने के वायर लिया, इस वायर में हमने कोई इलेक्ट्रॉन क्या करा है, अभी जो इलेक्ट्रिक करंट किसकी बात होती है, वेलोसिटी, इसके बाद क्या होती है वेलोसिटी होती है, तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो सिंपल समझ लीजिए कि कोई इसके हमारे पास वायर है, उसका इसके लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर डिग्री ले लेते हैं। ओके, तो इतने वायर से कितने इलेक्ट्रॉन यानी इसके कितने चार्ज फ्लो हो गए, 1 मीटर वायर में से कितने चार्ज फ्लो हो गए और कितना उसके लिए कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। जिसका इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में कितनी स्पीड से जा रहा है, उसका जो रेट निकाल रहा है, रेट इसके कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से और इसमें से फ्लो हो रहे हैं, उसका जो रेट निकालता है टाइम पे रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज। सिंपल समझ लिया। तो इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट में सिंपली हम बोले तो उसको क्या बोलते हैं आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे बोलते हैं आई से करते हैं। अब देखो क्या बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसका सिंपल है, तो चार्ज का क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं, अपन क्या आता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हुआ चार्ज में चेंज हुआ। ओके, इतने से वायर में कितना चार्ज फ्लो हुआ और उसके लिए वो फ्लो होने के लिए उसको इसके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। इसके यहाँ पे जो चार्ज है, देखो यहाँ से कोई चार्ज आ रहा है, यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ऐसे भी चार्ज यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो वो जो टाइम है और चार्ज कितने चार्ज है उसको अपन हम टाइम रख देते हैं, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा करंट मिलेगा। करंट सिंपल है, तो क्या है आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ये हमारा जो फॉर्मूला है किसके लिए हुआ, फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला हुआ एवरेज के लिए। इसके लिए एवरेज, हमको कोई एवरेज करंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पर हमें कोई इंस्टेंटेनियस टाइम पे हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे आई इंस्टेंट dt अपॉन dq अपॉन dt। क्या dq अपॉन dt। ओके, अब देखो एक करंट है, तो करंट इसके इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसको कैसे हम इसके सिंपल समझ लेते हैं। उसके यूनिट हमको लिखना हो, आई का यूनिट हमें लिखना है, तो क्या आएगा कि भाई चार्ज है, चार्ज से क्या होता है कूलम होता है, तो इसका क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, और कूलम अपॉन जिसके क्या है जिसके टाइम है, तो टाइम को क्या बोलते हैं सेकंड में लिखते हैं, तो सी अपॉन एस आएगा। ये क्या होगा उसका यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट। ये क्या हुआ
यूनिट। और इसको हम क्या कैसे इस यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर। कैसे एम्पियर। इसको हम इसके C/S को हम इसके कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके सिंपल है कि जो करंट का जो इसके जो फॉर्मूला है इसमें एवरेज का dQ/dt है और इंस्टेंटेनियस की dQ/dt। ओके, तो इसको इसके हमको इसके हम सिंबल इसके जो सिंबल है वो क्या है, एम्पियर है। ओके, और इसको हम दूसरे यूनिट में भी हम दिखा सकते हैं। तो सिंबल क्या है उसका I है और उसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। और हम उसको दूसरे इसके किस में दिखा सकते हैं, कूलम अपॉन सेकंड। सी का क्या होगा, कूलम है, अपन क्या होगा, कूलम अपॉन सेकंड। इसको क्या दूसरे कूलम अपॉन सेकंड में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ये कैसी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके ऊपर से हम दूसरी सभी क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या होता है, डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट है उसको क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और क्या होता है साथ में, डायरेक्शन और साथ में क्या होता है, उसके बाद होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, हमारी वेक्टर होती है ना। वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन एंड क्या होता है हमारा, डायरेक्शन एंड क्या होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। वो इसके उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। पर यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो वेक्टर है नहीं, कैसा है, वो स्केलर है। कैसा है, स्केलर। क्या है, स्केलर। उसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, फिर भी वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल समझ लीजिए जो उसका जो एडिशनल होता है, क्या, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशनल, जो उसका जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसका क्या होता है, नॉर्मल लॉ से होता है। उसको वेक्टर लॉ फॉलो करता है, नहीं करता है। जब इसका हम जब करंट है, दो करंट निकलेंगे तो दो करंट में क्या होगा कि हम उसके क्या करेंगे, उसको हम सिंपली जब जिस तरह स्केलर को ऐड करते हैं उसी तरह उसको ऐड कर देंगे। सिंपल समझ लीजिए कि यहाँ से करंट 5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से करंट 6 एम्पियर आ रहा है। ओके, तो सिंपली है हम यहाँ पे जो एडिशन करेंगे तो हमारा जो इन दोनों का जो सम आएगा, यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से 6 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट होगा, तो यहाँ सिंपल समझ लेते हैं 11 एम्पियर होगा। तो जब वेक्टर होता है तो वेक्टर में वो डायरेक्टली हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर के फॉर्मूले में क्या दूसरी मेथड से हमको स्टोर करना पड़ता है, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं। और वेक्टर में क्या होता है कि हमको इस एंगल का भी हमको क्या करना पड़ता है, इस एंगल को भी हमको लेना पड़ता है। यहाँ पे कोई एंगल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई यहाँ पे 60 का 60 एंगल बन रहा है तो 60 एंगल का हमको कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, ओके, तो इसलिए क्या है कि करंट है वो करंट इसलिए उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद वो भी क्या स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि वो उसका एडिशनल होता है, वो कैसा होता है, वेक्टर के स्केलर के फॉर्म में होता है। और जो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल का कोई यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और वेक्टर में क्या होता है, एंगल का इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पे एंगल का इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा कि जिससे आपका एक क्लियर हो। और ओके, उसमें आपकी बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, तो मैंने जो आपको दिया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आगे आप देखेंगे, जब आपको सिंपली सेम इसके क्लियर होता जाएगा। आपकी बुक में बहुत ज्यादा दिया है, आपका इतना जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया है कि भाई क्या है इसको। ओके, और आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं, अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब जो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, तो एग्जांपल देखते तो क्या दिया, क्यू दिया हुआ है। क्यू कितना दिया हुआ है, t² + 3t 40 + 2। अब देखो हमको क्या फाइंड करने को बोला है, तो फाइंड
आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, एंड क्या बोला है, फाइंड आई एवरेज एट t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, तो हमको क्या बोला है कि हमने क्यू, हमको क्या दिया, क्यू दिया हुआ है, क्या क्यू दिया हुआ, क्यू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो वेरिएबल है। ओके, क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। ओके, अब देखो जब टाइम बढ़ेगा क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसके हाई होगी, इसमें टाइम इंक्रीज होगी, क्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमको क्या बोला है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, क्या बोला है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, कब, तो जब टाइम t इक्वल कितनी हो, 3 सेकंड हो। ओके, और क्या बोला है, फाइंड एवरेज करंट, कहां से कहा, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो सिंपल समझ ले कि हमें जो करंट फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए तो हमको करंट का इक्वेशन, हमको आई इंस्टेंट हमको मालूम है, क्या है इंस्टेंट, कि भाई dq बाय dt, चार्ज कितना दिया है हमें, t हो गया। देखो हमको ये करंट इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया, उससे हम क्या करेंगे, dq बाय dt लेंगे। तो dq बाय हमारा dq क्या होगा, तो q हमारा देख ले तो क्या होगा कि भाई t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 अपन क्या आता है, dt आता है। ओके, अब देखो हम dt का सब क्या करेंगे, हम इसको dt के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करेंगे तो सिंपल समझ लो, डेरिवेशन क्या आ जाएगा, तो इसका जो इक्वेशन है डेरिवेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो 2t प्लस 4 प्लस 0, तो सिंपल समझ ले तो हमारा क्या आ जाएगा, 2t प्लस 4 क्या आएगा, 2t प्लस 4। अब देखो हमें कहा किस टाइम पे वही इंस्टेंटेनियस कर जाए, t इक्वल टू 3 टाइम पे जाएगा, तो t इक्वल टू 3 टाइम पे जाएगा, 3 इक्वल टू t टाइम पे आई इंस्टेंट क्या होगा, 2t, 2 इंटू 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा, 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा, 10 एम्पियर आएगा। क्या आएगा हमारा, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा। कितना आएगा, 10 एम्पियर करंट है। कहाँ पे, आई इंस्टेंट पे कितना करंट है, 10 एम्पियर, कितना, 10 एम्पियर करंट है। ओके, अब देखो ये आई इंस्टेंट हमारा हमें क्या फाइंड कर रहा है, आई एवरेज हमें फाइंड करना है। क्या करना है आपको, आई एवरेज फाइंड करना है। क्या करना है, आई एवरेज को फाइंड करना है। आई एवरेज को फाइंड करना है तो सिंपल समझ ले, आई की इसका जो क्यू है, तो आई एवरेज को फाइंड करना है, t इक्वल टू 0 से 2 पे फाइंड करना है। पहले तो सिंपल समझ ले कि आई एवरेज का इक्वेशन क्या होता है भाई, तो हम समझ लेते हैं कि फाइनल करंट जिसके i2 माइनस सॉरी q2 माइनस q1 सिंपल ऐसा होता है, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1 ऐसा होता है। q2 माइनस q1 अपॉन इक्वल टू t2 माइनस q1। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, क्या हमारा t1 इक्वल क्या दिया, हमारा t1 इक्वल 0 दिया। जब t1 0 होता है तो q क्या होता है, हमको फाइंड करना है। देखो q1 हमको फाइंड करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो t इक्वल टू 0 लगेगा, क्या करेगा, 0 का स्क्वायर आएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2, तो सभी क्या हो जाएगा, 0 तो क्या आएगा, 2 एम्पियर। q1 हमारा क्या आएगा, 2 एम्पियर आएगा। ओके, अब देखो t इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है, t इक्वल टू 3 टाइम बोला, क्या बोला, t इक्वल टू 3 टाइम। तो हमको तब क्या मिलता है, q2 मिलता है। q2 के लिए क्या है, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। ओके, अब देखो 3 माइनस t के स्क्वायर की जगह हम क्या रखना है, 3 रखना है। 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 2 9 प्लस 12 प्लस 2, 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा, 4 इंटू 3 करेंगे 12 होगा प्लस 2। ओके, 14 प्लस 9 क्या होगा, 14 प्लस 9 23 आएगा, 11 और 12 23 एम्पियर आएगा। क्या आएगा, 23 एम्पियर क्या, Q2। अब देखो Q1 और Q2 की दोनों की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू
हमारे पास है। तो सिंपल समझ देखें, आई एवरेज को लिखना है। आई एवरेज को क्या करना पड़ेगा, आई एवरेज Q1 की वैल्यू है Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है 23 माइनस Q1 कितना है 2, ओके, और अपॉन टाइम कितना है 3 माइनस 0 क्या आएगा 21/3 आएगा, ओके, क्या आएगा 7 एम्पीयर आएगा हमारा आंसर। ये क्या हमारा आई एवरेज हो गया, वो हमारा है आई एवरेज। तो इसके लिए एग्जांपल सिंपल ही है और आपको इसमें ओके। अब आगे अगर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो पहले सिंपल एग्जांपल लिखो, ओके। अब देखो, अब पॉइंट इसका हमारा एक सिंपल पॉइंट हम समझ ले कि जब करंट वेरिएबल हो और करंट जब करंट वेरिएबल हो और जब करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, तो हमने कैसा फॉर्मूला यूज करना है। देखो हमने यहाँ डिफरेंशिएट लिया था, ओके। अभी इसको भूल जाओ, ये आपको तो समझ में आ गया कैसे हमको चार्ज दिया हो तो क्या फॉर्मूला करते हैं उसके ऊपर, जब इसके चार्ज दिया हो तो क्या फॉर्मूला करते हैं, I = Q/T। ये हमारा क्या हुआ, सिंपल समझ लीजिए, हमारे करंट का फॉर्मूला हुआ। इसका जो हमारा क्या बोलते हैं तो यूनिट हो गया Q/सेकंड। इसके समझ सिंपल समझ लेंगे कूलम/सेकंड हुआ और उसको क्या बोल सकते हैं, उसको एम्पियर भी बोल सकते हैं, ओके। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, देखो करंट कांस्टेंट हो, इसका आई हो क्या है dq, इसके जब करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, करंट कैसा हो जब करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, ओके। तो जब करंट कांस्टेंट दिया हो और आपको क्या बोला, चार्ज आपको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड चार्ज फाइंड करना है। क्या दिया है, करंट कैसा दिया है कांस्टेंट, और उसको फाइंड क्या करना है, हमको क्या करना है Q। तो सिंपल समझ लेते हैं, तो Q को हम सब्जेक्ट बनाए तो कैसा आ जाएगा Q = I T, ओके। उसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है इंटीग्रेट करना है। देखो ओके, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ओके। I = dt, इसका मतलब इसका अपन dq/dt भी लिख सकते हैं, यहाँ पे dq/dt भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो, dq/dt। तो अब देखो dq/dt भी लिख सकते हैं। अब क्या बोला, जब करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, कैसा हो कांस्टेंट, जब करंट कांस्टेंट हो तो करंट कैसा कांस्टेंट हो तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ओके, वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। देखो अब हम इसके दोनों साइड हमने क्या इंटीग्रेशन किया है ना, दोनों साइड हमने क्या इंटीग्रेशन किया है, इसके दोनों साइड इंटीग्रेशन किया है, तो हमारा dq है, dq वो क्या हो जाएगा q हो जाएगा, क्या हो जाएगा q, और dt है हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा t हो जाएगा, समझ रहे हो। dq हमारा क्या होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, ओके। और ये dt का जो हम लेंगे जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टाइम, इसके dt लेंगे, t क्या है टाइम, और टाइम का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा t टाइम मिलेगा ना, ओके। टोटल चार्ज में क्या मिलेगा कैपिटल T, और टोटल टाइम में तो t मिल जाएगा। तो सिंपल समझ लेते हैं, इसके इन दोनों का हम इंटीग्रेशन करते हैं dq और dt का। तो सिंपल समझ लीजिए क्या होता है, Q I dt, तो मुझे क्या हो जाएगा I T। जब कैसा हो करंट कैसा हो कांस्टेंट हो, कब यूज करना है, एक कब यूज करना है जब करंट कैसा हो कांस्टेंट, और जब करंट कांस्टेंट हो तब हमें Q चार्ज फाइंड करना, तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और जब करंट कैसा हो कांस्टेंट नहीं हो, क्या हो कांस्टेंट नहीं हो, करंट कैसा हो वेरिएबल हो, जब करंट कैसा हो वेरिएबल हो, करंट कैसा हो वेरिएबल, तब क्या करना है, तो सिंपल है, तब आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो dq क्या आएगा I dt। तो अब तब हमें क्या फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला यूज करना है, हमें सिंपल a फॉर्मूला यूज करना है। तब जब करंट कैसा हो वेरिएबल हो, तो वेरिएबल हो तो इसे हमें इस तरह a फॉर्मूला को यूज करना है। हम इसको यहाँ पे तो इसको डायरेक्टली क्यू लिख सकते हैं, और करंट हमारा
कैसा वेरिएबल है, तो वेरिएबल करंट में इसमें हम इस तरह डायरेक्ट कैपिटल इसमें टी डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं। ओके, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जब हमारा करंट कैसा हो कांस्टेंट हो तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कांस्टेंट करंट में से कुछ नहीं, कांस्टेंट करंट की वैल्यू रख दो, टाइम रख दो, आपका इक्वेशन 4 क्या, जब कांस्टेंट करंट हो और आपको चार्ज दिया हो, क्या हो, जब आपको कांस्टेंट करंट में आपको बोला कि आप चार्ज फाइंड करें, तो सिंपल है कि करंट की वैल्यू रखो, टाइम की वैल्यू रखो, आपका क्या होगा, करंट मारा उसका आपका जो चार्ज है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली रख सकते हैं, यहाँ पे करंट आपका कैसा है, वेरिएबल हो, टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। इसका आपका इक्वेशन ऐसा दिया हो कि फिर I टी स्क्वायर प्लस 2t ऐसा कुछ ऐसा दिया हो, तो सिंपल समझ लेना कि यहाँ पे जो करंट क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है, वेरिएबल है, इसका करंट यहाँ बढ़ रहा है, क्या तो घट रहा है, इसका टाइम बढ़ता है तो करंट इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा। तो तब आप जब ऐसा दिया हो तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं नहीं। जब आपको I ऐसा दिया हो 3 एम्पियर, I 4 एम्पियर, तब डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हैं। और आपको जब ये आपका वेरिएबल जब इक्वेशन आपका वेरिएबल दिया, जब करंट आपका वेरिएबल दिया, तब ये आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं नहीं, इस तरह आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।